करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डी डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक तथा सर्वसमीकाएं, यानी कि आज भी हम लोग अलजेब्रा के बारे में ही जानेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या लिखा है। हम जानते हैं कि बीजीय गणित चर, अचर और व्यंजकों पर आधारित होती है। हम बीजीय गणित में चर, अचर और व्यंजकों की मदद से कठिन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो यानी चर, आचर यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन, इनकी मदद से ठीक है हम क्या कर सकते हैं, जो ऐसे क्वेश्चन है जिनका हमें आंसर नहीं मिल रहा है वो भी सॉल्व कर सकते हैं। जब गणित में बड़ी बड़ी समस्याओं को जोड़ने और घटाना पड़ता है या कहीं कहीं जब राशियों का मान निश्चित नहीं होता है तो हम व्यंजक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग ने चर और आचर के बारे में तो पिछली वर्कशीट में पढ़ लिया था कि वेरिएबल्स किसे कहते हैं और कांस्टेंट किसे कहते हैं। ठीक है। आज हम लोग जानेंगे व्यंजक क्या है इसके बारे में। तो देखिए लिखा है, आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजक कैसे बनता है। जैसे अंक गणित में संख्याओं के 4 सक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटा, गुणा या भाग। ठीक है। इसी को करके हम सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह से आज हम इसका ही इस्तेमाल करके करना शुरू करेंगे व्यंजक को। तो देखिए जैसे लिखा है, उदाहरण के तौर पे आप इस तरह से ही करते हैं, जोड़, घटा, प्लस, है ना। उसी प्रकार हम बीजीय गणित जो है इसमें भी व्यंजक बनाते हैं। कैसे बनाते हैं तो चलिए देखते हैं। पहली स्थिति जो है, पहली सिचुएशन क्या है कि रहीम और रश्मि 2 बच्चे हैं, दोनों के पास गुब्बारे हैं। रहीम के पास 4 गुब्बारे हैं जबकि रश्मि के पास 5 गुब्बारे हैं। तो आप बताइए कि कुल कितने गुब्बारे हुए। आप कहेंगे वाह मैम, ये तो आपने केजी क्लास का सवाल पूछ लिया। हम सिंपल सा प्लस कर देंगे और 9 आंसर आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि दोनों के पास 9 बलून्स है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अगर मैं आपसे इस स्थिति दूसरे का सवाल पूछूं कि रहीम के पास तो 6 टॉफियां हैं परंतु रश्मि अपनी टॉफियां नहीं बताना चाह रही कि उसके पास कितनी है। अब आप बताइए जरा टोटल कितनी टॉफियां हैं। फंस गए ना। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि दोनों टॉफियों का योग बताने में देखिए कठिनाई हो रही है, तो सुविधा के लिए जो रश्मि की टॉफियां हैं उसको हम x मान लेंगे। क्या मानेंगे? x। ठीक। तो चर की राशि हो जाएगी। चर जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ये फ्लैक्चुएट होता है, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अचर जो होता है वो कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, उसकी राशि हमेशा सेम रहती है। ठीक है। तो अब हम मान लेंगे कि रहीम की राशि जो रहीम की जो टॉफियों की संख्या है वो 6 है, तो इसे हम मानेंगे अचर। ठीक है। लेकिन क्योंकि जो रश्मि है उसने अपनी टॉफियां नहीं बताई तो उसको हम लोग मान लेंगे चर, तो उसकी जगह पे हम x लिख लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कह देंगे मैम 6 + x टॉफी है। ठीक। अब आप बच गए। अब रश्मि जितनी बचाएगी आप उसको उसमें जोड़ लेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कहते हैं मैम 6 टॉफीज हैं, तो मैं कहूँगी रश्मि की कहाँ गई, है ना। रश्मि की मेरे पास तो 5 है ना। तो अब आपका आंसर गलत हो गया ना। आपने तो 6 बताया था लेकिन रश्मि के पास तो 5 टॉफियाँ निकल आई, तो दोनों का आंसर तो 11 होना चाहिए। या अगर आपने सोचा अरे चलो थोड़ा सा ज़्यादा बता देते हैं कि इसके पास 6 है और हम मान लेते हैं कि इसके पास 4 होंगी, कह दिया आपने कि 10 है, उस जगह नहीं जी नहीं मेरे पास तो 5 टॉफी है, तो फिर आप गलत हो गए, है ना। तो उसके लिए उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप यहाँ x मान लेते हैं। अब अगर रश्मि आपने क्या कहा मैम 6 + x है। ठीक। अब यहाँ रश्मि जो भी अपनी वैल्यू बताएगी कि मेरी टॉफियाँ 4 हैं या मेरी टॉफियाँ 5 हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल जाएगा। मैं भी आपको नहीं डांटूंगी और आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक निकलेगा। आई बात समझ में। अच्छा चलिए एक बार हम लोग चर को रिवाइज करते हैं कि यहाँ हमने x क्यों रखा। तो देखिए यहाँ नोट में लिखा है कि चर राशि के स्थान पर हम अंग्रेजी भाषा के जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। मेनली x, y, z या ABC का ही इस्तेमाल होता है, वैसे आप A to Z किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा है उपयुक्त स्थिति में कुल टॉफियों की संख्या निकालनी संभव नहीं थी, परंतु चर की राशि अगर हमने x मान ली तो उससे हमारी समस्या जो है वो हल हो गई। ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको लिखा है कि अध्यापक ने कक्षा में 3 छात्रों जिनके नाम थे सचित और इसके अलावा आगे लिखा है गुरलीन और उसके आगे लिखा है आपका अब्दुल, 3 बच्चों को बुलाया। ठीक है। और तीनों को पेंसिल दी। संचित ने कहा कि मुझे 4 पेंसिल मिली है, गुरलीन ने कहा मुझे 3 पेंसिल मिली है, लेकिन अब्दुल ने कहा मुझे कुछ पेंसिल मिली है। उसने एग्जैक्टली नंबर नहीं बताया कि उसको मैम ने कितनी पेंसिल्स दी हैं। लेकिन अध्यापक ने क्वेश्चन ये किया कि अब आप बताओ कि तीनों बच्चों के पास कितनी पेंसिल है। तो आपने क्या किया, इन तीन दोनों को तो प्लस कर दिया, 7 हो गया। ये 4 + 3 = 7। ठीक। लेकिन इसकी जो आपका अब्दुल है इसकी पेंसिल को आपने क्या मान लिया, x।
ठीक है, तो अब आपका आंसर हो गया 7 प्लस एक्स। अब जब भी अब्दुल बताएगा कि उसके पास कितनी पेंसिल है, आप आंसर को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। आई समझ में बात? चलिए अब यहाँ ये वाले टेबल को सॉल्व करते हैं। नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। तो लिखा है पेंसिलों की संख्या। अब देखिए स्वाति है और मुकेश, दो बच्चे हैं, दोनों के पास कुल संख्या कितनी है आपको बताना है। पेंसिल कितनी है तो आप लिखेंगे 5 प्लस पी। ठीक है, टॉफी कितनी है तो लिखेंगे 2 प्लस एम। ठीक है, कॉपी कितनी आप लिखेंगे 8 प्लस टी। ठीक, वैसे आप कोई भी चीज़ पहले लिखे या कोई भी चीज़ बाद लिखे मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ खूबसूरती के लिए हम हमेशा ऐसा करते हैं कि जो डिजिट वाले होते हैं उन्हें पहले लिखते हैं और जो आपके ये ABCD यानी चर होते हैं इनको हम बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये टेबल भी आपकी पूरी हो जाती है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित को मौखिक कथनों को बेजिक व्यंजन कहते हैं, यानी कि जो ये आपको सब दिखाए गए इनको हम लोग क्या कहते हैं, बीजे व्यंजक कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। राम, एक बच्चा है राम, उसने कहा कि मेरी आयु x वर्ष है, यानी उसने अपनी असली आयु नहीं बताई, उसने कहा कि उसकी जो आयु है वो x है। अब राम के पिताजी ने कहा कि मैं तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ, यानी उसकी जो आयु है वो राम से 3 गुनी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 गुनी बड़ी है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इंटू एक्स। ठीक है, जो भी उसकी आयु होगी उससे 3 गुना बड़ी उसके पापा की आयु होगी। ठीक, उसके बाद लिखा है भाई ने क्या कहा कि मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, तो क्या हो जाएगा x+2। ठीक है ना भाई, राम की आयु x है तो उसके भाई की आयु क्या हो जाएगी x+2, यानी अगर राम 6 साल का है तो उसका भाई 8 साल का है। ठीक है, इसी तरह से माँ ने कहा कि मेरी आयु तुम्हारे पापा जी से 2 वर्ष कम है। ठीक है, मैं तुम्हारे पापा जी से 2 साल छोटी हूँ, तो पापा जी की आयु क्या बनी थी 3x। ठीक, तो इसमें माइनस कर देंगे 2 साल के पापा जी की जो भी आयु आएगी उससे 2 साल छोटी है मम्मा। ठीक, अब आपको यहाँ लिखा है कि ये सब मैंने आपको वर्बली बताया है। अब यहाँ आपके क्वेश्चन दिए हैं, इनको सॉल्व करना है। तो लिखा है राम की वर्तमान आयु क्या है, राम के पिताजी की वर्तमान आयु क्या है, राम की माताजी की वर्तमान आयु क्या है, भाई की आयु क्या है और माँ और भाई की आयु का कुल योग क्या है, यानी जोड़ क्या है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको हम आंसर शीट में बढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। अब आप आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि राम की वर्तमान आयु x है, पिताजी की भी हमने आपको बताई दी थी कि 3x है। क्यों? क्योंकि वो उनसे 3 गुना बड़े हैं। माँ पिताजी से 2 साल छोटी हैं, इसलिए हम इस तरह से लिखेंगे। और भैया की जो आयु है वो राम से 2 साल बड़ी है, तो इस तरह से हम आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ रही बात योग की कि मम्मा की आयु और भैया की आयु क्या है, तो देखिए ये हो गई मम्मा की आयु, ये हो गई भैया की आयु, और हमें प्लस करना है इसलिए हमने यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाया। ठीक है, ये 2 प्लस का अब हम क्या करते हैं, देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। कि आपका ये लिखा है 3x - 2 प्लस x प्लस 2, यही है। तो अब हम x वाले एक तरफ करेंगे 3x प्लस x। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -2 और +2। ठीक है, अब क्या है, ये -2 है और ये आपका +2 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये तो हो गया आपका 0। अब अगर हम बात करें आगे की, तो ये 3x है और ये एक x है, तो 1 और 3 कितने हो गए, 4x। ठीक है, ये तो आपका 0 हो गया था, तो इसका मतलब मेनली आंसर क्या आया, 4x। तो देखिए यहाँ हमने 4x लिख दिया है। कर लेंगे आप लोग आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।